नमस्ते साथियों, झुनझुनू पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, आज की जो कक्षा है फोर्थ ग्रेड के लिए, हम सभी कक्षाएं फोर्थ ग्रेड के लिए चला रहे हैं, लेकिन जो बाकी एग्जाम है जिसमें हिंदी आती है उसमें भी ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो उसमें बिल्कुल आएंगे टॉपिक, क्योंकि इसमें जो कम से कम 17-18 टॉपिक है। ठीक है, और ये 17-18 टॉपिक लगभग हर परीक्षा में आते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है। और आज की कक्षा में क्या खास है कि इसमें ना आपके पास में 70 से 75 प्रश्नों की कक्षा है। ठीक है, अभी तक हमने हर दिन हम 20 प्रश्नों की करते हैं और 2-3 कक्षाएं जो की हमने 45-50 प्रश्नों की है, और आज की जो है वो 70-75 की है। तो ये कक्षा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको अलग अलग प्रकार से, अलग अलग लेवल पे। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। देखिए, ईय प्रत्यय नहीं है, आपको बताना है कि ईय प्रत्यय नहीं है, तो किसमें नहीं है? तो सबसे आप देख लीजिए, इसमें सब में आपको क्या दिख रहा है? ईय प्रत्यय दिख रहा है। अगर हम इसको देखें तो ये शब्द हो जाएगा स्थान, तो इसमें प्रत्यय क्या है? ईय है। पाणिनि में देखेंगे तो यह है पानी, और इसमें भी है ईय है। ग्रहणी में देखेंगे तो आप इस प्रकार से देखोगे ये, क्योंकि आपको पता है कि ग्रहण शब्द है। ठीक है, वैसे आप मानव में देखे होंगे तो मानव और ये क्या है? ईय प्रत्यय है। चारों में ईय दिख रहा है, तो आप कैसे पहचाने? अब देखिए, ईय और अनीय में दिक्कत होती है पहचानने में। ठीक है, इसको मैं बहुत अच्छी ट्रिक आपको बता रहा हूं, उससे आप अनीय और ईय प्रत्यय में बहुत आसानी से पहचान कर सकते हो। अनीय किससे बना है? अन और ईय से। तो ईय के आगे अगर अन उपसर्ग आपको मिल जाता है तो वो क्या हो जाएगा? अनीय उपसर्ग होगा उसमें। तो देखेंगे मानव में अन निकलेगा क्या? नहीं, क्योंकि लास्ट वर्ण क्या है? वह है, तो वह यहां से अ निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा? अ निकलेगा अगर हम निकालेंगे भी तो। लेकिन इसमें क्या है? अ प्रत्यय जुड़ा है, ये मनु से बना है, तो यहाँ पे न नहीं है, तो वाला ऑप्शन तो कट जाता है, मतलब इसमें ये प्रत्यय है। अब आपको लास्ट में न दिखना चाहिए, तो न यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अब पहले ऊपर वाले को देखेंगे, तो न तो है लेकिन सामने क्या है? आ है, तो ये आन निकलेगा। यहाँ पे न है लेकिन सामने क्या है? ई है, तो ये इसमें क्या निकलेगा? इन निकलेगा। यहाँ पे न है लेकिन सामने क्या है? ह है, तो ह से आप अ निकाल सकते हो, और र के प्रभाव से न बदला है, तो र से हट जाएगा तो इस न में आ जाएगा, मतलब अन प्रत्यय अब हमने निकाल दिया। तो अन कहाँ निकल रहा है? थर्ड वाले में निकल रहा है, तो अन इसमें जोड़ देंगे तो एक क्या जाएगा हमारे पास में? अब यहाँ पे क्या बचेगा? ये बचेगा ग्रह, और अन इसमें जुड़ेगा तो हो जाएगा अनीय। तो ग्रहणीय में कौन सा प्रत्यय है? अनीय प्रत्यय है, ईय नहीं है। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, इसमें ईय प्रत्यय नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, इसमें कौन सी क्रिया है? नहा धोकर एक क्रिया यहाँ पे हो गई, उसके बाद नाश्ता करूंगा दूसरी क्रिया। मतलब कब करेंगे? जब नहाएंगे धोएंगे उसके बाद, मतलब एक क्रिया के जस्ट बाद कोई दूसरी क्रिया की जाती है तो उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वकालिक। तो नाम धातु तो नहीं होंगी। नाम धातु क्या होती है? जिसमें संज्ञा सर्वनाम में जुड़ के अगर कोई क्रिया बनती है, जैसे हाथ है, तो हाथ में क्रिया कैसे बनाएंगे? हाथ तो संज्ञा है, इसका क्रिया कैसे बनाएंगे? हथियाना हो जाएगा। तो ये जो क्रिया है वो नाम धातु हो जाएगी। प्रेरणात्मक क्रिया जिसमें प्रेरणा दी जाती हो, जैसे कि माँ ने अध्यापक से बच्चों को पढ़वाया, तब अध्यापक से पढ़वाया, तो यहाँ क्या हुई? प्रेरणा दी। जब कर्ता स्वयं नहीं करता है, किसी और से काम करवाता है, वो प्रेरणात्मक होती है। पूर्वकालिक क्रिया, नाश्ता कब करेंगे? नहा धोकर। पूर्व की एक क्रिया होगी, उसके बाद में दूसरी क्रिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास में सही आंसर। सार्वकालिक क्रिया नहीं होंगी। चलिए आगे हम देखते हैं। और देखिए, क्रम से नहीं है, आगे पीछे प्रश्न है। आपको यहाँ पे भी प्रत्यय का मिल गया, आगे फिर और मिल जाएगा, है ना? देखिए, पूजनीय शब्द में प्रत्यय है, लेकिन आपको हर टॉपिक के मिलेंगे। जितने भी टॉपिक है फोर्थ ग्रेड में, उसके सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पूजनीय में आपको बताना है कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए, आप अब इसमें से पहले सबसे पहले तो क्या निकाल लीजिए। अब यहाँ पे ई है कि अनी है, कैसे पहचाने? तो सबसे पहले आप पूजन और ई निकाल लीजिए।
अब आप अन निकाल सकते हो क्या? तो ये अन निकालने पे क्या जाएगा? पुच, और ये अन निकल जाएगा बिल्कुल। और ये क्या हो जा रहा? मूल धातु पुज, और ये हो जाएगा अनीय, क्योंकि जो अनीय प्रत्यय लगता है वो मूल धातु में लगता है। ठीक है, इसलिए आपको अगर अन निकल रहा है तो निकाल के उसको ये के साथ में जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय? ये नहीं है, कौन सा प्रत्यय है हमारे पास में? अनीय प्रत्यय हो जाएगा। ये हो जाएगा पुज और अनीय, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, अत्यंत शब्द में उपसर्ग है, तो आपको बताना है अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अत है, अ है, अति है, या फिर अत्य है, क्या उपसर्ग होगा? तो देखेंगे, ये बना है अति उपसर्ग से और अंत से। इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे ई है और यहाँ अ है, तो ई बदल जाएगा आधे अ में, और अ जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पूरा यह हो जाएगा। और ये त आधा हो गया, अब यहाँ से ही निकल गया, तो त कैसा हो गया? आधा हो गया, तो त इसमें जुड़ जाएगा। तो जहां भी य के पहले, व के पहले और र के पहले आधा वर्ण दिखे, वो कौन सी संधि होती है? वो संधि होती है यन संधि। इसमें संधि कौन सी है? यन संधि है। ठीक है, यन संधि है। और उपसर्ग कौन सा है? तो अति उपसर्ग है। ठीक है, आपको एक चीज यहाँ पे और एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी उपसर्ग होते हैं वो हमेशा छोटी ई वाले होंगे और छोटा ऊ वाले होंगे। ठीक है, बड़ा ऊ बड़ी नहीं होंगे। जैसे कि प्रति है तो छोटी है, ऐसा प्रति वाला उपसर्ग नहीं होगा। अगर ऑप्शन में मिले तो उसको गलत कर देना। वैसे अगर आपको दूर मिल जाए तो इसमें क्या? छोटा ऊ है। सु मिल जाए तो छोटा ऊ है, बड़ा ऊ नहीं मिलेगा। अति है तो अति में छोटी है। तो आपको याद रखना, उपसर्ग जो संस्कृत के उपसर्ग है 22, उसमें आपको छोटी या छोटा ऊ वाले ही उपसर्ग मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट भर्ती, राजस्थान जीके टॉप 50, ये 500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, प्लस फ्री नोट्स मिलेंगे। ठीक है, और कितने में? मात्र 20 रुपए में आपको मिल जाएगा। और आपको क्या करना है? पहले आपको पेमेंट कहीं नहीं करना है, सबसे पहले आपको इस नंबर पे मैसेज करना, अगर आपको चाहिए तो यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और साथ में आप इसके अलावा आप झुंझुनू 9 है ना, ये टेलीग्राम की लिंक है, मतलब उसका चैनल है, तो आप इस पे भी जाके मैसेज कर सकते हो और वहाँ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। और टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आगे, साथ में अगर आपको राजस्थान जीके के 1000 प्लस क्वेश्चन चाहिए, या फिर हिंदी व्याकरण के चाहिए, कंप्यूटर के चाहिए, तो सबके रेट दिए है 21 रुपए, 21 रुपए। कंप्यूटर के कम क्वेश्चन है तो 14 रुपए में। इसके साथ में आपको फ्री नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, और क्यूज भी फ्री मिलेंगे। तो आपको ये, या तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करके पता कर सकते हो, या फिर इस नंबर पे आप जानकारी ले सकते हो। चलिए आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, वागिश शब्द में संधि है, अब आपको बताना कि वागिश में कौन सी संधि है। तो ये शब्द है वाक और इस। आपका किस में बदल जा रहा है? ग में, और ई यहां मिल गई तो क्या? वागिश। और हमने ट्रिक में तो देखा है कि बड़ी, बड़ा, बड़ा ऊ दिखे तो दीर्घ संधि होना चाहिए, लेकिन उसका विच्छेद करके देखना है आपको, है ना, कि विच्छेद में भी इधर ई और ई आ रहे हैं क्या। तो यहाँ पे कौन सी संधि होंगी? दीर्घ संधि बिल्कुल नहीं होंगी। अब ई से अगर आप ट्रिक से देखोगे तो डायरेक्ट आप दीर्घ संधि पहले ही सही कर दोगे, जो कि गलत है। यन संधि भी नहीं होंगी। कौन सी संधि होंगी? तो इसमें कौन सी है? क बदला है, व्यंजन बदला, तो व्यंजन संधि, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। विसर्ग संधि भी नहीं होंगी। चलिए आगे हम देखते हैं। जिसे मोल लिया गया हो, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है ना। इस वाक्य के लिए जो उचित शब्द होगा वो क्या होगा? क्रय, क्रेत, क्रेता, क्रता, है ना, क्या हो जाएगा? तो जो जिसे मोल लिया गया हो उसके लिए जो उचित शब्द होगा वो क्या होगा? क्रीत होगा, क्रय नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? क्रीत होगा। शुद्ध शब्द बताना है। इस प्रश्न में आपको बताना शुद्ध शब्द कौन सा है।
कौन सी वर्तनी सही है? पौराणिक, पुराणिक, पौराणिक या फिर पुराणिक। तो शब्द क्या होता है? पुराण होता है। और इसमें क्या जुड़ गया? एक प्रत्यय। और जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो सामने वाला जो वर्ण होता है उसमें जो स्वर होता है उसमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है ना, परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो ऊ है वो किसमें बदल जाता है? अ में बदल जाता है। तो शब्द क्या बन जाएंगे हमारे पास में? प, रा, और न में ये ई मिल जाएगा तो नी, क, पौराणिक। तो पहली जो शब्द दिया हमको पहला वही सही हो जाएगा। पुराणिक नहीं होगा, यहाँ पे अ हो जाना चाहिए था एक प्रत्यय लगने से। यहाँ तो बराबर है लेकिन यहाँ पे बड़ी कर दी जो कि गलत है, और ये भी गलत है। तो कौन सा हमारे पास सही हो जाएगा? जो पहली शब्द शुद्धि है वो पहला ही शब्द हमारे पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक आंख से देखना, मुहावरे का अर्थ है। एक आंख से देखने का क्या अर्थ होता है? काना होना मतलब कि अंधा होना, है ना, दिखाई ना देना। संभाव से देखना, पक्षपात करना। तो पक्षपात करना क्या होता है? पक्षपात करना वो होता है कि अलग अलग आंखों से देखना, अलग अलग नजरियों से देखना, कि भाई इसको अलग नजरिए से देखा, इसको अलग नजरिए से देखना, वो होता है पक्षपात। एक आंख से देखने का अर्थ है कि सभी को समान रूप से देखना, समान भाव से देखना। तो हमारे पास थर्ड वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, समभाव से देखना हो जाएगा। ठीक है, समान भाव से देखने के लिए होता है एक आंख से देखना। चलिए, कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भेजा जा सकता है? कितने से? 100 से अधिक। कौन सा ऐसा पत्र है? पत्र से एक प्रश्न कंफर्म है कि आएगा। ठीक है, तो हर क्लास में आपको एक दो क्वेश्चन पत्र के आपको मिल जाएंगे। तो जो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की वो आप जाके जरूर देखें। अगर आप प्लेलिस्ट ही देख लेते हो उसमें इतने सारे क्वेश्चन है कि आप आराम से एकदम 18+ नंबर तो ला ही लोगे प्ले लिस्ट से, क्योंकि अलग अलग लेवल के क्वेश्चन करवाए हैं देखेंगे। तो 100 से अधिक जो की जो संख्या है उसमें किसको भेज सकते हैं हम? परिपत्र भेज सकते हैं ना। परिपत्र को 100 से अधिक की संख्या में भेजा जा सकता है। कार्यालय पत्र को नहीं भेज सकते इतने, अनुस्मारक भी नहीं, निवेदिका भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? परिपत्र हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। इससे भी जो पारिभाषिक वो है ना, पारिभाषिक शब्दावली, इससे भी एक प्रश्न जरूर बनेगा। तो प्रिंसिपल का हिंदी समानार्थक शब्द नहीं है। अब प्रश्न पे ध्यान देना है कि क्या पूछा? नहीं है। तो प्रिंसिपल का क्या अर्थ होता है? प्रिंसिपल आपने देखे होंगे स्कूल में। तो प्रिंसिपल मतलब प्राचार्य होता है, लेकिन कौन सा नहीं है? प्रिंसिपल का अर्थ प्राचार्य या फिर उसको प्रधान भी कह सकते हैं। और जो मूल व्यक्ति होता है, मूल होता है, उसको भी क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। तो तीनों ये प्रिंसिपल के लिए एक शब्द, उचित शब्द हो जाते हैं। लेकिन जो सिद्धांत है, सिद्धांत के लिए भी प्रिंसिपल का प्रयोग होता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग कौन सी होती है? उसकी स्पेलिंग दूसरी होती है। देखिए यहां तक तो सेम रहेंगी, है ना। यहाँ पे क्या है? ए और एल है, और जो सिद्धांत तो है वो जो प्रिंसिपल है वो क्या है? एल ई है। ये आपको याद रखना है कि सिद्धांत के लिए क्या हो जाएगा? ये स्पेलिंग हो जाएगी, एल ही हो जाएगा लास्ट में। और जो प्राचार्य, प्रधान, मूल है उसके लिए क्या हो जाएगा? ए एल हो जाता है लास्ट में। तो ये हमारे पास पहला से हो जाएगा। इस प्रिंसिपल के लिए ये जो उचित शब्द है वो सही नहीं है। इसके लिए जो उचित शब्द है वो ये है। चलिए आगे हम देखेंगे। कार्यालयी पत्र में क्या नहीं होता है? अब जो कार्यालय पत्र होता है उसमें क्या नहीं होता है, नहीं पूछा है। तो कार्यालय का नाम पता, अब जिस कार्यालय को आप लिखोगे तो उसका नाम पता होना तो जरूरी है, तो ये तो होता है इसमें। ठीक है, श्रद्धेय संबोधन। अब वहां पे कार्यालय में हम कार्यालय को लिख रहे हैं, वहां कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है ना, जिसको हम श्रद्धेय संबोधन देंगे। तो यही क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही। ये श्रद्धेय संबोधन नहीं होता है कार्यालय पत्रों में। पत्र क्रमांक होना जरूरी है, विषय तो महत्वपूर्ण है, किस विषय पे भाई पत्र भेजा है वो जानना तो जरूरी है। इसलिए तीनों होते हैं, सिर्फ श्रद्धेय संबोधन नहीं होता है। देखिए जो बैल मिलती है ना, बैल का हिंदी समानार्थी शब्द बताना आपको।
हिंदी समानार्थी सही शब्द क्या होगा इसके लिए? तो विधेयक होगा क्या? विधेयक बिल्कुल नहीं होगा। पाबंदी नहीं होगा। विधेयक किसके लिए हो जाता है? बिल के लिए, है ना। बिल के लिए उचित शब्द क्या हो जाता है? विधेयक हो जाता है। पाबंदी नहीं होगा। आपने सुना होगा कि उसको बेल मिल गई, मतलब उसको जमानत मिल गई। तो ये जो हो जाएगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन सही। क्या हो जाएगा इसका सही उचित शब्द? जमानत हो जाएगा। देखिए, अपन ठीक रास्ते पर है। अब अशुद्धि वाला है, तो अब अशुद्धि इस प्रकार से पूछा जा सकता है, अपन ठीक रास्ते पे है क्या होता है? अपन, तुपन, तेरे को, मेरे को, ये मानक हिंदी में नहीं चलते हैं। तो यहाँ पे गलती क्या है? अपन में है। तो अपन में वर्तनी तो गलत नहीं है, अपन ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे क्या है? जो शब्द ही गलत है। लेकिन ये अपन, ये क्या है? यहाँ पे सर्वनाम है। तो अपन सर्वनाम है, तो कौन सी अशुद्धि होंगी? लिंग संबंधी नहीं होंगी, वर्तनी संबंधी भी नहीं होंगी, अव्यय भी नहीं होंगी। क्या हो जाएगा? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आंखें खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखें खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, इच्छा पूरी होना, धोखा खाना, या फिर सजग होना। तो ध्यान रखना बिल्कुल नहीं होगा, इच्छा पूरी होना ये भी नहीं होगा। अब बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि धोखा खाना या फिर सजग होना, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई धोखा खाएंगे तभी अकल आती है, तो ऐसे सोचते ही धोखा खा के उसकी आंख खुल गई। तो यहाँ पे इसके लिए नहीं होगा। आंखें खुलना का अर्थ होता है सजग होना, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर धोखा खा के भी अगर आपकी आंखें खुल रही, तब आप आंखें खुली तो क्या हुए? सजग हुए ना। सजग हो गए कि अब भाई ये गलती नहीं करना है हमको, ठीक है। तो आंखें खुलना का अर्थ क्या हो जाता है? सजग होना। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अगर क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करें, है ना, ताकि मुझे पता चले कि क्वेश्चन जो आए हैं वो बिल्कुल सही लेवल के। अशुद्ध शब्द है, तो आपको बताना है कि इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो बूढ़ा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, रोड बिल्कुल सही है। अगर ये हो जाएगा रोड, अगर बिंदी लग गई तो रोड हो जाएगा, है ना। तो ये वाली बात तो नहीं अशुद्ध है। बड़ाई बिल्कुल सही है। ये किससे बना है? बड़ा से। बड़ाई जैसे कि बनता है भला से भलाई, वैसे ही बना है बड़ा से बड़ाई। बड़ाई का अर्थ क्या होता है? किसी की तारीफ करना, ठीक है, किसी की बड़ाई करना। तो वो बड़ाई शब्द बिल्कुल सही है। आप ये मत सोचना कि ये बड़ाई है जो लकड़ियों का काम करता है, बड़ाई है, तो अलग अलग हो जाएगा, है ना। ये अलग है, और ये बड़ाई भी बिल्कुल सही शब्द है, बिल्कुल सही वर्तनी है, जिसका अर्थ होता है किसी की तारीफ करना, किसी की बड़ाई करना। जो सोडा है ये गलत लिखा है, तो ये हमारे पास सही हो जाएगा। ये गलत क्यों है? इसका सही रूप होगा वो क्या होगा? सोडा। डा होता है, ड़ा नहीं होता है, सोडा नहीं होता है, क्या होता है? सोडा होता है। जैसे रोड होता है, रोड नहीं होता, वैसे सोडा होता है। तो ये हमारे पास सही हो जाएंगे, इसकी शुद्ध वर्तनी सोडा हो जाएगा। देखिए, क्या प्रश्न है? हवन सामग्री के लिए एक शब्द है, छवि, हवि, कुंड, रवि। चारों में से क्या होगा? अब हवन से संबंधित क्या दिख रहा है आपको? हवि दिख रहा है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हवि हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम बताना है। कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है? किसी का उपकार मानना। किसी ने आप पे उपकार किया और आप उसको मान रहे हो, तो आप उसके कृतज्ञ हो, ठीक है। वही आप पे, मतलब आप पर किसी ने उपकार किया और आप उससे मुकर जा रहे कि ऐसा तो नहीं, किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, है ना। तो वो क्या, किसी उपकार को ना मानना, वो क्या होता है? कृतज्ञ होता है। तो जो कृतज्ञ का विलोम हो जाएगा वो क्या होगा? कृतज्ञ हो जाएगा। तो ये एकदम प्रचलित जोड़ा है। तो ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वार्थी नहीं होगा, मूर्ख भी नहीं होगा, और दुष्ट भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए, मीन का पर्यायवाची है, तो आपको बताना है कि मीन का पर्यायवाची क्या है। सीखी है, सापक है, विभावरी है, मत्स्य है, क्या होगा? मीन का क्या अर्थ होता है? मछली ना। आपको बताना मछली का पर्यायवाची। तो सीखी क्या है? मोर है। मोर की शिखाएं होती है इस प्रकार से, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? सीखी कहते हैं। सापक कोई शब्द नहीं होता है, सावक होता है, ठीक है।
विभावरी क्या होता है, रात्रि को कहते हैं, फिर रात्रि का पर्यायवाची है। मत्स्य, मत्स्य किसका पर्यायवाची है, तो मीन का, मछली का। यही हमारे पास में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, विदेशी शब्द नहीं है, आपको बताना इसमें से विदेशी शब्द कौन सा नहीं। रास्ता विदेशी है, अमरूद भी विदेशी है, आसमान भी विदेशी है। जो लोटा है, लोटा क्या है, देशज शब्द है। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। देखिए, आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो राधा ने खाना पकाया, इसमें आपको काल बताना है। राधा ने खाना पकाया सामान्य भूत है, अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है, या फिर पूर्ण भूत है। अब पकाया तो ये तो भूतकाल की बात है, तो इसमें से कौन सा भूत है, तो राधा ने खाना पकाया, तो क्या हो जाएगा, सामान्य भूत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सामान्य भूत। अब आप ये मत सोचना कि राधा ने खाना पकाया मतलब खाना पक चुका है तो पूर्ण भूत होगा। अगर ये होता राधा ने खाना पकाया था, अगर था लग जाता तो ये क्या हो जाता, पूर्ण भूत हो जाता। ठीक है, भाई अगर वाक्य होता राधा खाना पका रही थी, मतलब भूतकाल की बात है, और कार्य कैसा है, चल रहा था, मतलब पूर्ण नहीं हुआ था, तो ये वाक्य क्या हो जाता हमारे पास, अपूर्ण भूत हो जाता। राधा खाना पका रही होंगी, ठीक है, इस प्रकार से भी बन जाए। तो इसमें कौन सा काल होगा, कमेंट में जरूर बताएं, है ना। चलिए, इसलिए आप पूर्ण भूत नहीं होगा, क्या होगा, सामान्य भूत होगा। अगर था लग जाता है तो फिर वहां पूर्ण भूत हो जाता है। तद्भव शब्द है, इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है, ये क्या है, मिष्टान, ये क्या है, तत्सम शब्द है, क्योंकि इसमें संधि है, यह मिष्ट और अन्न, और जहां भी संधि होती है वो क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। क्षीर भी क्या है, तत्सम शब्द है। मिष्ठान का जो तद्भव बनता है वो क्या होता है, मिठाई होता है। क्षीर का क्या हो जाएगा, खीर हो जाएगा, तद्भव रूप। पुष्कर का क्या हो जाएगा, पुकर हो जाएगा, तद्भव। ये भी क्या है, तत्सम है। प्रगट क्या है, तद्भव शब्द है। ये हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर आप बताइए कि इसका तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम हो जाएगा प्रकट, है ना। ये क्या है, तत्सम। चलिए, हमारे पास इसमें चौथा आंसर सही हो जाएगा। शर्मिला विशेषण है, शर्मिला कैसा विशेषण है, संख्यावाचक संख्या को दर्शा रहा है क्या, नहीं, ठीक, गलत। परिमाणवाचक परिमाण को दर्शाता है, बिल्कुल नहीं। प्रविशेषण है क्या, तो विशेषण की विशेषता बताना चाहिए तब होता, तो प्रविशेषण भी नहीं। क्या हो जाएगा, गुणवाचक। शर्मिला क्या कर रहा है, गुण को दर्शा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। देखिए, अगर आपसे पूछे कि विशेषण के भेद बताइए तो चार है, अगर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बताना आपको, है ना। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विशेषण के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। अगर प्रश्न आ गया और कामता प्रसाद का दे के पूछे तो आपको तीन बताना है। अगर मुख्य रूप से पूछ ले विशेषण के भेद और ऑप्शन में चार ना हो, पांच हो, तीन हो, दो हो, सात हो, तो आपको तीन लगाना है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है। राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त, या फिर द्विकर्मक, क्या होगा। तो राम ने पुस्तक पढ़ी, क्रिया और कर्ता दोनों को ने पढ़ी। अब क्या पढ़ी, तो हमको कर्म मिल रहा है, उत्तर में कर्म मिल रहा है, पुस्तक, पुस्तक क्या है, कर्म है, और जहां कर्म होता है वो क्या होती है, सकर्मक। तो अकर्मक में तो कर्म नहीं होता है, जो जाएंगी सकर्मक हो जाएगी। संयुक्त क्रिया जिसमें दो क्रिया होती है,
द्विकर्मक में दो क्रिया होती है, संयुक्त में दो क्रिया मिलके एक मतलब एक क्रिया बनती है। जैसे हो जाएगा राम रो रहा है, तो रोना एक क्रिया हो गई और रहा एक क्रिया हो गई, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक है, द्विकर्मक में क्या होते हैं, दो कर्म होते हैं, दो कर्म होना चाहिए इसमें। तो हमारे पास इसमें क्या है, एक ही कर्म है पुस्तक, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। अगर होता कि राम ने खाना खाकर पुस्तक पढ़ी, तो खाना एक कर्म हो जाएगा, पुस्तक दो कर्म, तो तब ये क्या हो जाता, द्विकर्मक हो जाता। देखिए, मुझे सर्वनाम है, जो मुझे है ये कौन सा सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है या फिर प्रश्नवाचक। तो मुझे, मैं, ये सब किस में आते हैं, उत्तम पुरुष में आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा उत्तम पुरुष, बाकी तीनों नहीं होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, बताना आपको भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है, पेड़, पुस्तक, पढ़ाई या फिर रजाई। तो पेड़ क्या है, जातिवाचक है, पुस्तक भी क्या है, जातिवाचक है, पढ़ाई, पढ़ाई को आप देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, और ये क्या है, भाव है, इसलिए भाववाचक हो जाएगी। रजाई क्या है, देख सकते हो, छू सकते हो, तो ये भी क्या हो जाएंगी, जातिवाचक हो जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा, सत्याग्रह होगा क्या, बिल्कुल नहीं, सत्य नहीं होगा, है ना, आग्रह तो सही है। सत्य आग्रह होगा क्या, सती का आग्रह ये हो जाएगा इसका अर्थ। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है, आपको अर्थ को समझना होगा। ठीक है, सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है, वैसे दोनों ही क्या है, शब्द तो है, लेकिन अगर इसकी संधि करेंगे तो ये ई है, ये क्या बन जाएगा, आधा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्याग्रह। लेकिन ये अर्थ दे रहा है क्या, सत्य के लिए, आग्रह के लिए अर्थ दे रहा है, नहीं दे रहा है, सत्य से संबंधित है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सत्य का आग्रह, सत्य के लिए, तो ये हो जाएगा अ और यहाँ का आ, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, आ बन जाएंगे, तो दीर्घ संधि है इसमें, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्य के साथ भी नहीं होगा, इसमें संधि कौन सी है इसमें, तो ये आ आया है, ये हमारे पास में दीर्घ स्वर संधि। अब आप ये मत देखना कि यह के साथ में आधा त जुड़ा है, तो ट्रिक से काम आ जाएगा कि यह संधि होगी, तो इसमें संधि कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि, और इसका संधि विग्रह क्या हो जाएगा, विच्छेद क्या होगा, सत्य और आग्रह होगा। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है, अब आपको बताना है वाक्य कौन सा शुद्ध है। गुरु आ रहे हैं, सबसे पहले ये जो गुरु होता है ये गलत होता है, गुरु में क्या होता है, छोटी की मात्रा होती है। गुरु आ रहे हैं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि गुरु क्या है, सम्मान के साथ में प्रयोग करते हैं इसका, है ना, गुरु जी आ रहे हैं, और सम्मान जब लगाते हैं तो ये है पे क्या होंगी, बिंदी होंगी, ये थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बड़ा हुआ वाला गलत हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है, अब आपको बताना इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं, तो वेदों पर नहीं होगा, वेदों से भी नहीं होगा, वेदों में भी नहीं होगा, वेदों के माने जाते हैं, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, तो हमारे पास जो होगा वो हो जाएगा पहला वाला सही हो जाएगा, बाकी तीनों अशुद्ध वाक्य हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें से आपको बताना कि कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खुला, दुकानदार को ताला खोला, दुकानदार को ताला खुलवाया, तो ये बिल्कुल नहीं मैच हो रहा है। दुकानदार को ताला खोला नहीं होगा, दुकानदार ने ताला खुला नहीं होगा, दुकानदार ने ताला खोला, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है।
पहला सही हो जाएगा। देखिए, टोल टैक्स का पारिभाषिक शब्द है। अब इसके लिए जो उचित शब्द है वो क्या होगा? व्यापार शुल्क होगा क्या? नहीं होगा। राहगीर बिल्कुल नहीं। पुनर्भरण भी नहीं होगा। पथ कर हो जाएगा। पथ का अर्थ हो जाएगा रास्ता, कर का अर्थ हो जाएगा टैक्स। हाँ, तो टोल टैक्स कहाँ लेते हैं? रास्ते पे जब जाते हैं तो गाड़ी से लेते हैं ना, पथ कर। ये हो जाएगा पथ कर। तो ये टोल टैक्स के लिए बिल्कुल उचित शब्द हो जाएगा। एरिया का पारिभाषिक शब्द, एरिया के लिए कौन सा उचित शब्द होगा? अंचल नहीं होगा, खंड नहीं होगा, मंडल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा। तो सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, देखिए बहुत कम समय में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन का विश्लेषण मिल जाएगा। ठीक है, सकर्मक क्रिया है। अब इसमें बताना सकर्मक क्रिया कौन सी है? नाचना, रोना, उठना, लिखना। तो नाचने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे ऐसे हाथ हिला लो, पैर हिला लो, नाच लोगे। तो ये क्या है? अकर्मक, इसमें कोई कर्म नहीं है। रोने के लिए भी किसी की आवश्यकता नहीं, अकर्मक। उठने के लिए भी नहीं। लिखना, अब लिखना है तो मुझे पेन की आवश्यकता पड़ेगी, इस बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। आपको लिखना है कॉपी की, पेन की, तो यहाँ कर्म उपस्थित है लिखने में। तो लिखने में क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर खाना बोले तो खाने के लिए भी कुछ ना कुछ लगेगा, देखने के लिए भी कुछ ना कुछ लगेगा। तो देखना, खाना, लिखना, ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया होगी। मीरा जोर से हंसी क्रिया है। इसमें आपको बताना है कि कौन सी क्रिया है। प्रेरणार्थक, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक। मीरा जोर से हंसी, तो जोर से हमको कोई लेना देना नहीं है। जोर से हंसे, धीरे से हंसे, हंसने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। तो हंसने के लिए कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पे कर्म उपस्थित नहीं है। तो क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक नहीं होगी, सकर्मक नहीं होगी, क्या हो जाएंगी? अकर्मक। ये सही हो जाएगा, बाकी द्विकर्मक नहीं होगा। चलिए, कौन सा विशेषण है? इसमें बताइए विशेषण कौन सा है? भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। तो भलाई क्या है? भावात्मक संज्ञा है। भावात्मक संज्ञा। अगर होता भला, तो भला व्यक्ति, मतलब भला क्या हो जाता? विशेषण हो जाता। भला से भलाई बना है। मिठास भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगर होता मीठा, तो मीठा आम ना, मीठा फल, तो मीठा क्या हो जाता? विशेषण हो जाता। थोड़ा पानी, ये पानी की विशेषता बता रहा है, तो थोड़ा क्या हो जाएगा? विशेषण। तो यही सही हो जाएगा। स्वयं क्या है? सर्वनाम है। तो थोड़ा जो है वो विशेषण है। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है? तो इसमें विशेषण कौन सा है? दूध की विशेषता कौन बता रहा है? गर्म बता रहा है। तो गर्म कैसा विशेषण है? संख्या को दर्शाता है क्या? नहीं, गुण को बताता है। ठंडा, गर्म, ये गुण को दर्शाता है। तो ये सेकंड वाला सही हो जाएगा। परिमाण को नहीं दर्शाता गर्म, दूध परिमाण को दर्शाएगा। लेकिन विशेषण पूछा तो विशेषण गर्म परिमाण को नहीं दर्शाता है। सार्वनामिक भी नहीं होगा, सर्वनाम से नहीं बना। चलिए, इसमें बताइए अशुद्ध वर्तनी बताना है। तो अंतर्धान बिल्कुल सही है। अगर इस प्रकार से अगर आपको लिखा मिले तो बिल्कुल काट देना, ये गलत है। ये वर्तनी बिल्कुल सही है। उपलक्ष्य भी बिल्कुल सही है। सौजन्य बिल्कुल सही है। ये है सुजन। इसमें यह प्रत्यय लगा तो ना आधा हो गया, सु का स हो गया। अगर आपसे पूछे कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो यह है। और उपसर्ग कौन सा है? तो सु है। और मूल शब्द है जन। सुजन जो अच्छा जन। विष्ठान जो है वो गलत लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास सही हो जाएगा।
क्योंकि बना किससे है? मिष्ट मतलब मीठा होता है, धन अन्न से, तो और मिल क्या होगा? तो ये बनेगा मिष्टान। तो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ट रहेगा, थ नहीं आएगा, तो इसलिए गलत है। इसका जो शुद्ध है वो है मिष्टान। जिसको थोड़ा ज्ञान हो, अब थोड़ा ज्ञान हो उसके लिए क्या हो? अज्ञ। जिसको कोई ज्ञान ना हो, ठीक है। यह का अर्थ होता है ज्ञान। अज्ञ हो गया मतलब जिसको कोई ज्ञान नहीं। अनभिज्ञ, जिसे किसी के बारे में ज्ञान ना हो। अनभिज्ञ का क्या अर्थ होता है समझेंगे हम। देखिए ये बना किससे है? अनुपसर्ग से और अभिज्ञ से। याद रखना कि भिज्ञ कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको दे दे कि अभिज्ञ का विलोम बताइए, ऑप्शन में आपको दे दिया अनभिज्ञ और भिज्ञ दे दिया, तो आप सोचेंगे भिज्ञ में और लगा के विलोम बना दिया है तो भिज्ञ होगा, तो भिज्ञ कोई शब्द नहीं होता है। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का क्या अर्थ होता है हम समझेंगे, है ना। अभिज्ञ का है ना, तो अभिज्ञ का क्या अर्थ होता है? जिसको किसी के बारे में पता ना हो, किसी चीज के बारे में। जैसे कि मुझे तो बहुत कुछ पता है, नॉलेज है, ठीक है, लेकिन हर किसी चीज के बारे में नहीं पता। जैसे मान लो कंप्यूटर के बारे में नहीं पता, तो मैं कहूंगा कि मैं कंप्यूटर में अनभिज्ञ हूँ, क्योंकि मुझे कंप्यूटर के बारे में नहीं पता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा। और अभिज्ञ का अर्थ क्या हो जाएगा? जिसको पता हो, जो अच्छी तरह से जानता हो, है ना। मतलब किसी चीज में अच्छी तरह से पारंगत हो, वो हो जाएगा। अल्पज्ञ, अल्प मतलब कम, तो जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसके लिए क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ। तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, किसी बात के मर्म को जानने वाला। अब किसी बात के मर्म को जानने वाला, ज्ञ का अर्थ क्या होता है? जानने वाला, ज्ञान होता है। तो मर्म को जान रहा है तो मर्म हो गया, और जानने वाला मतलब कि ज्ञ हो गया, मर्मज्ञ। तो मर्म ज्ञानी नहीं, मर्म स्पर्श नहीं, क्या हो जाएगा? मर्मज्ञ। थर्ड ऑप्शन सही, मार्मिक भी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो, मतलब बेचैन मतलब कि आतुर हो, है ना। सुधा पूर्ति होंगी क्या? नहीं, सुधातुर हो जाएगा। सुधा हो जाएगा भूख, और आतुर मतलब बेचैन हो। इसमें दीर्घ स्वर संधि है, और ये हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। सुधित भी नहीं होगा, सुधातु भी नहीं होगा। वह खा रहा था, आपको इसमें काल बताना है। खा रहा था से तो हमको पता चलता है कि भूतकाल है। वह खा रहा था मतलब उसका कार्य चालू था, समाप्त नहीं हुआ था, मतलब अपूर्ण भूत। तो संदिग्ध नहीं होगा, सामान्य भी नहीं होगा, पूर्ण भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूत हो जाएगा, क्योंकि कार्य कैसा है? अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुआ था, और भूतकाल की बात है। चलिए, वह पुस्तक पढ़ चुका था, काल बताइए। पढ़ चुका था आ गया, था आ गया मतलब कार्य हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। तो सामान्य भूत नहीं है, आसन्न भूत नहीं होगा, क्या होगा? पूर्ण भूत होगा, अपूर्ण भी नहीं होगा। अगर होता वह पुस्तक पढ़ रहा था तो अपूर्ण भूत होता, लेकिन यहाँ पढ़ चुका था मतलब यहाँ क्या हुआ? पूरा वाक्य हो गया कंप्लीट, पूरा कार्य कैसे हो गया? कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? पूर्ण भूत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं।
अब देखिए अगला जो प्रश्न हमारे पास है, फारसी शब्द नहीं है। अब फारसी शब्द को देखना है। फारसी शब्द नहीं पूछा, कौन सा नहीं है, तो अमृत फारसी है, आसमान फारसी है, कारीगर फारसी है। ये तीनों फारसी शब्द है। किताब जो है वो अरबी है, अरबी शब्द है। तो जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगर इस पे आप चाहते हो कि कोई ट्रिक वगैरह लाए जिससे कि आपको याद करने में बहुत आसानी हो, तो कमेंट में जरूर बताएं। तो मैं इसके लिए एक अलग से क्लास ले लूंगा ट्रिक के साथ में, जिससे कि आप विदेशी शब्द जो है उसको याद कर सके। देशज शब्द नहीं है, तो आपको बताना कि देशज शब्द कौन सा नहीं पूछा है। परात क्या है, देशज है। कपास भी देशज है, बाजरा भी देशज है। तो तीनों कैसे शब्द है, देशज शब्द है। इसी में देशज हम देखेंगे तो झोपड़ी भी देशज हो जाता है, लोटा भी देशज हो जाता है, ठीक है, खिचड़ी हो जाता है। जो गोधूम है वो क्या है, तद्भव है, सॉरी है, ये हमारे पास तत्सम है। इसका जो तद्भव बनता है वो बनता है गेहूं। तो ये देशज नहीं है, तो हमारे पास पहला ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सुनामी शब्द किस भाषा का है। अब सुनामी शब्द बताना आपको किस भाषा का है। फ्रांसीसी, तुर्की, जापानी, अंग्रेजी। देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं कि सर जो विदेशी शब्द है उसको याद करने के लिए ऐसी ट्रिक और लाई। जैसे कि जापान में रिक्शा ऐसे चलती है जैसे सुनामी चल रही, जैसे सुनामी चल रही हो। तो यहाँ पे जो सुनामी शब्द है ये भी जापानी है, रिक्शा भी क्या है, जापानी है। जापान में कहा है तो रिक्शा, सुनामी ये क्या हो जाएंगे, जापानी शब्द हो जाएंगे। ठीक है, दो तीन ही खास शब्द है, एक सायोनारा है और रिक्शा, सुनामी, तीनों क्या है, जापानी शब्द है। तो ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और पुर्तगाली शब्द पूछे जाते हैं अधिकतर, तुर्की पूछे जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा का उपभेद बताना है आपको। तो सबसे पहले तो आपको संज्ञा के भेद पता होना चाहिए। संज्ञा तीन प्रकार से है मुख्य रूप से। ये हो जाएंगी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और ये हो जाएगा भाववाचक। अब जातिवाचक के दो उपभेद है, द्रव्यवाचक और एक हो जाएगा समूहवाचक। तो व्यक्तिवाचक तो संज्ञा का भेद है, मूलवाचक नहीं होता। द्रव्यवाचक है तो यही है जातिवाचक का भेद, वस्तुवाचक भी नहीं। तो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें बताना भाववाचक संज्ञा कौन सी है। बालक क्या है, जातिवाचक है। सुंदर, लड़का, तो सुंदर क्या है, विशेषण है। और कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। बचपन, बचपन क्या है, भाववाचक संज्ञा है, यही हमारे पास सही हो जाएगा। बचपन क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सम उपसर्ग नहीं है, तो सम उपसर्ग किसमें नहीं है, सम उपसर्ग नहीं है, ये बना है सम और देह से। व्यंजन संधि है, इसमें सम उपसर्ग है।
ये बना है सम और संख्या से, या सम विशेषण है ना। तो यहाँ पे सम क्या उपसर्ग नहीं है, तो यही वाला सही हो जाएगा। समुचित किससे बना है, सम और ये ऊ निकाल दो, उचित। समाख्या किससे बना है, सम और यहां से आ निकाल दो, आख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से सम 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 तीनों में है, और सम संख्या में सम विशेषण है। सर उपसर्ग नहीं है। अब सर उपसर्ग कौन सा नहीं है, ये हो जाएगा सर और पंच। जो सर उपसर्ग को फारसी का है, जिसका अर्थ होता है अच्छा, तो जो अच्छा पंच होता है उसको सरपंच कहा जाता है। सरदार, जो अच्छा दार हो, अच्छा व्यक्ति हो, उसको सरदार। सरकार, जो अच्छा कार्य करती हो उसको सरकार, है ना, या फिर अच्छा व्यक्ति जो हो। सुना होगा सरकार सरकार करते हैं, मतलब किसी व्यक्ति के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार दर्शाने के लिए सरकार कहते हैं, किसी व्यक्ति को भी कहते हैं सरकार। ठीक है, तो यहाँ जो सर का अर्थ है वो अच्छा है, और सर क्या है, फारसी उपसर्ग है। और सरोवर क्या है, मूल शब्द है, इसमें कोई शब्द कोई उपसर्ग नहीं है, तो ये हमारे पास में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना का क्या अर्थ होता है मुहावरे का, मूर्ख होना, बुद्धिभ्रष्ट होना, बुद्धिमान होना, प्रतिभावान होना। अब कोई कुछ उल्टा काम करने लग गया था तो कहते हैं कि उसके तो अक्ल पे पत्थर पड़ गया, मतलब उसकी बुद्धि कैसी होगी, भ्रष्ट होगी। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, खाली का बैगन मुहावरे का अर्थ है क्या होता है, अधिक चिकना, थोड़ा होना, गोल होना, सिद्धांतहीन व्यक्ति होना। जो बिल्कुल भी सिद्धांतहीन व्यक्ति होता है उसको ही क्या कहते हैं, थाली का बैगन। ये जाएगा चौथा बिल्कुल सही। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। अक्ल का दुश्मन मित्र होता है क्या, नहीं। महापंडित बिल्कुल नहीं, महामूर्ख हो जाएगा। जो अक्ल का दुश्मन है शत्रु नहीं होगा, क्या होगा, महामूर्ख। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो तो क्या हो जाएगा, कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य। कोई नहीं तो कोई नहीं आएगा। बहुमूल्य जिसकी कीमत बहुत हो उसके लिए हो जाएगा। कीमती जिसकी कोई कीमत हो, और अमूल्य जिसकी कोई कीमत ना हो। ये सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चेतन का विलोम बताना है। तो चेतन का विलोम क्या होगा, जीव, जड़, जगत या अचल। चेतन मतलब कि कोई चेतन, चेतना अवस्था में हो, मतलब जागृत अवस्था में हो। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो बिल्कुल हिल डुल नहीं सकता, बिल्कुल जड़ है, वो हो जाएगा चेतन का, हमारे पास में जड़ हो जाएगा। बताइए, विलोम युग में गलत है, कौन सा युग्म है जो कि गलत है। दक्षिण का वाम होता है, दक्षिण, वाम, है ना, ये सुना ही होगा आपने, ये बिल्कुल सही है। दयालु का चालाक नहीं होगा, क्योंकि दयालु जिसमें दया हो, तो इसका क्या होगा, निर्दय होगा, निर्दय होना चाहिए, तो यही वाला युग्म गलत है। नेकी का बद्दी हो जाएगा, बद्ध का मुक्त हो जाएगा, तो बाकी जो युग्म दिए विलोम के वो बिल्कुल सही दिए। शुद्ध वर्तनी बताना है आपको। शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है, क्यारी, कियारी, या फिर कियारी, या फिर कियारी, कौन सा हो जाएगा इसमें। तो जो पहली वर्तनी है बिल्कुल सही है, बाकी तीनों क्या है, अशुद्ध वर्तनी है, एकदम गलत वर्तनी। चलिए, पारिभाषिक शब्दावली बताइए। फेस वैल्यू के लिए मानक शब्द है, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, या फिर मानक मूल्य। क्या होगा, अंकित मूल्य भी नहीं, क्रय मूल्य भी नहीं, विक्रय मूल्य भी नहीं, क्या हो जाएगा, मानक मूल्य हो जाएगा। तो हमारे पास चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
विधेयक के लिए मानक अंग्रेजी शब्द क्या हो? विधेयक के लिए क्या होगा? अभी ऐसा ही वाला प्रश्न हमने शुरू में जो किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि विधेयक के लिए क्या हो जाता है, बिल हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। मूल शब्द और प्रत्यय का विग्रह गलत है। प्रश्न पढ़ने के बाद में वापस से एक बार देखना है कि पहले क्या पूछा है ना। तो गलत वाला बताना है। लड़ाका का क्या अर्थ होता है? जो लड़ने वाला हो, है ना, उसको लड़ाका कहते हैं, जो बात बात पे लड़े। तो लड़ से होगा, लड़ना से बनेगा, तो लड़ से आका तो बिल्कुल सही है। घुड़की, घुड़क और ये बिल्कुल सही है। बिगाड़ू बिगाड़ना से बनता है, तो बिगड़ होगा, बिग नहीं होगा, बिग से कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो यही वाला गलत है, तो ये हमारे पास सही हो जाएगा। विष और रेला बिल्कुल सही है। ये अय का अर्थ होता है डबल मात्रा, तो ये बिल्कुल लग गई। ये होना चाहिए था बिगड़, इसमें प्रत्यय है उ, आड़ू प्रत्यय नहीं है। कोई किसी कुछ सर्वनाम है, तो आपको बताना है जो कोई है, किसी है, कुछ है, वो किस प्रकार के सर्वनाम है। निश्चयवाचक या फिर अनिश्चयवाचक या फिर प्रश्नवाचक या फिर निजवाचक। देखिए, ये किसी निश्चित व्यक्ति को तो नहीं दर्शाते, निश्चय नहीं है। कोई आया, किसी को दे दो, कुछ खा लो, तो इसमें कुछ निश्चित नहीं है, क्या है, सब अनिश्चित है। तो अनिश्चित को दर्शा रहा है, तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न को भी नहीं दर्शाता, निजवाचक को भी नहीं दर्शाता है। उच्चारण में संधि है, उच्चारण में कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगा उद। सबसे पहले अगर उद आता है तो उसको मानना है, क्योंकि संस्कृत में उद है, उत नहीं है। और अभी अभी बहुत से लोग ये उद के साथ भी करते हैं, इसलिए उत और चारण। ऑप्शन में अगर दोनों है तो उत को सही मानो, अगर उद नहीं है तब आप उत को सही मान सकते हो। तो क्या है यहाँ पे? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन। तो ये विसर्ग भी नहीं है, व्यंजन संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि भी नहीं, अयादि भी नहीं। अगर आपको दो वर्ण ऐसे दिख जाए तो मान लेना कि वह कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। दपोर संख का क्या अर्थ होता है? बहुत बड़ी गिनती, भारतीय संघ, विशेष तरह का संघ, बेच सिर पैर की बातें करने वाला। तो डपोर संघ के मतलब जो बकवास करते रहता है ना, उसको कहते हैं डपोर संघ, जिसकी बात में कोई सेंस ना। तो चौथा हमारे पास में सही हो जाएगा। बेच सिर पैर की बातें करने वाले को क्या कहते हैं? डपोर संघ कहते हैं। राम ने रावण को मारा, काल है। अब ये क्या है? भूतकाल की बात है। और ऐसे जो कार्य काल होते हैं, राम ने रावण को मारा, या फिर महात्मा गांधी ने आंदोलन किए थे ना, और जो भी पुरानी चीजें हैं वो सब किसमें आ जाती है? अगर उनका वाक्य बन के आता है तो वो सामान्य में, और किसमें आ जाती है? भूतकाल में। ठीक है, ये सामान्य में नहीं, पूर्ण में आती है। लेकिन है कौन सा काल? ये भूतकाल है। वर्तमान भी नहीं, भूतकाल हो जाएगा सेकंड। भविष्य भी नहीं होगा, और ये कोई नहीं। हथियाना में क्रिया है। अब हथियाना किससे बना है? हाथ से। हाथ क्या है? संज्ञा है। और जो संज्ञा से क्रिया बने उसको क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो प्रेरणार्थक नहीं होंगी, संयुक्त भी नहीं होगी, अनुकरणात्मक भी नहीं होगी, क्या हो जाएगी? नाम धातु क्रिया। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, उप उपसर्ग नहीं है, इसमें नहीं है। अब देखेंगे तो बना है उप उपसर्ग से और इंद्र से। इसमें उप उपसर्ग है। उपासना किससे बना है? उप और आसना से। यहाँ भी उपसर्ग है। इसमें कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। उपरयुक्त किससे बना है? ऊपरी और युक्त, उक्त से। उपरयुक्त मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है, उक्त मतलब कथन हो जाता है। और यहाँ कौन सी संधि है? यन संधि।
तो यहाँ उप उपसर्ग नहीं है, यहाँ ऊपरी शब्द है, तो यही हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा उप और आधी, यहाँ भी उप उपसर्ग है, और यहाँ और आ मिलके क्या हो जाता है, दीर्घ संधि हो जाती है। तो जो आंसर हो जाएगा ये ऊपरी, इसमें शब्द है, उप उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, क्लास अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मुझे और मोटिवेट होने को मिले, है ना। मैं और ऐसी क्लास आपके लिए लेके आते रहूं। घूमने फिरने वाला साधु, बताइए क्या होता है। योगी तो योग करने वाला होता है, तपस्वी तपस्या करने वाला होता है, भ्रमण क्या होता है, वो तपस्वी व्यक्ति होता है जो कि संन्यास ग्रहण करके और फिर घूमता है ना, संन्यास लेके, तो उसको कहते हैं। और जो ऐसे घूमते फिरते रहते हैं उनको क्या कहते हैं, परिवारजा। घूमने फिरने वाला जो साधु है उसको क्या कहते हैं, परिवारजक कहते हैं। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची बताइए। तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, हिरंब। हिरंब किसका पर्यायवाची है, भगवान गणेश का है, ये याद कर लेना ना। अगर आपसे पूछा कि विडोजा, विडोजा या फिर विडोजा ऐसा कुछ है, ये किसका होता है, इंद्र का होता है। विष्णु भगवान का हिरण्यगर्भ नहीं होगा, ब्रह्मा का हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। महेश मतलब कि भगवान शिव। अब मान्यता है, कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुई है, वो सोने के अंडे में से हुई है। ठीक है। अब ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी के नाभि से कमल निकला, कमल के फूल में पहले क्या था, स्वर्ण का अंडा था, और उस स्वर्ण के अंडे से क्या हुए, भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ है, फिर उत्पत्ति हुई, स्वयं वो जन्म हुए, इसलिए उनको स्वयंभू भी कहा जाता है। हिरण्य का अर्थ होता है स्वर्ण, और गर्भ, जो स्वर्ण के गर्भ से जन्म ले उसको स्वर्ण गर्भ मतलब ब्रह्मा जी हो जाएंगे। विलोम युग में बताना है, विलोम युग में गलत, गलत वाला बताना है ना। अतिथि का आतिथ्य हो जाएगा, अतिथि जो मेहमान आता है और जिसके यहाँ आता है, जो उसका सत्कार करता है, वो होता है। तो बिल्कुल विलोम युग में बिल्कुल सही है ये। उन्मुख का विमुख बिल्कुल सही है। रिजु का सरल नहीं होगा, रिजु का अर्थ ही सरल होता है, इसका जो विलोम बनेगा वो क्या बनेगा, वक्र बनेगा, और वक्र का अर्थ क्या होता है, टेढ़ा। तो सरल टेढ़ा हो जाएगा, वक्र रिजु हो जाएगा। दयालु का निर्दय बिल्कुल सही है, तो यहीं पे गलत दिया है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, खिचड़ी किस भाषा का शब्द है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। अभी मैंने आपको कुछ देशज शब्द बताए थे, उसमें बताते हैं खिचड़ी क्या है, देशज शब्द है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी कार्रवाई का सार क्या कहलाता है, कोई कार्रवाई हुई उसका जो सार निकलता है लास्ट में, वो क्या कहलाता है, प्रश्नांकन, संकल्प, परिपत्र या फिर अनुस्मारक पत्र। तो क्या कहलाता है, जो लास्ट में निकल जाता है सार पूरा, वो संकल्प होता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को कॉपी पेन लो और लिखो, तब आपको याद होंगे, और डेली उसको एक बार नजर घुमा लिया करो, 2-3 दिन में एक बार घुमा लिया करो नजर, तभी ये आपको याद हो पाएगी। अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी बढ़ जाती है, कोई त्रुटि नहीं। इसमें से किस पॉइंट में त्रुटि दिख रही है आपको, ठंड के दिनों में कोई नहीं है, बिल्कुल सही है। प्रातः काल के समय, अब यहाँ काल और समय दोनों आ गए, या तो प्रातः के समय या फिर प्रातः काल में, ऐसा होना चाहिए था। काल समय 2 बार की और इसकी आवृत्ति हो जा रही, जो कि उचित नहीं है, तो यही पे गलत हो गया, बाकी बिल्कुल सही है। ये हमारे पास लास्ट प्रश्न है। तत्सम शब्द है साप, ऊन, बीन, बीना, विस्मय। तो तत्सम क्या है, विस्मय है। इसका जो तद्भव बनता है वो बनता है विस्मय, ये तद्भव है। बीना तद्भव है, इसका तत्सम क्या बनेगा, वीणा बन जाएगा। इसका तत्सम क्या बन जाएगा, पूर्ण बन जाएगा। सांप का तत्सम क्या बन जाएगा, सर्प बन जाएगा। चलिए,
अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। आपको ऐसी क्लास पसंद है या फिर जो हम प्रतिदिन 20 प्रश्न की चलाते हैं मॉडल पेपर टाइप वो। धन्यवाद।